कहानी एक ऐसे वैज्ञानिक की है जो अपने लापता भाई की खोज करते हुए एक रहस्यमयी दुनिया की डिस्कवर करता है। ये दुनिया खूबसूरत तो बहुत होती है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे खतरनाक चीजें भी रहते हैं जो हर कदम पर उनकी जान लेने की कोशिश करने लगते हैं। अब क्या वो वहाँ से जिंदा वापस आ पाते हैं या नहीं, चलिए देखते हैं आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके पीछे एक डायनासोर पड़ा हुआ है और वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। भागते भागते एक जगह जाने के बाद उसके सामने से अचानक जमीन खिसक जाती है और नीचे से ज्वालामुखी दिखने लगता है, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो जंप लगा देता है, लेकिन वहीं पर गिरकर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम ट्रेवर नाम के एक प्रोफेसर को देखते हैं जो यूनिवर्सिटी में वोल्केनोलॉजिस्ट हैं। वो यूनिवर्सिटी में क्लास तो करवाते हैं पर उनका पूरा फोकस अर्थ के कोर यानी सेंटर तक पहुंचने पर होता है। अब क्लास के बाद ट्रेवर लैब में पहुंचता है जहां एक आदमी उसे बताता है कि फंडिंग न मिलने की वजह से कुछ दिनों में ये लैब बंद होने वाला है। दरअसल जो आदमी हमने शुरुआत में देखा था वो असल में ट्रेवर का भाई मैक्स था और उसी के नाम से ये लैब चल रहा था। लेकिन वो आदमी बताता है कि तुम्हारा भाई मैक्स 10 साल से गायब है और वो कहाँ गया किसी को आज तक पता नहीं चल सका। पर ट्रेवर नहीं चाहता कि उसके भाई का लैब बंद हो और उसे बताता है कि हमें जल्द ही एक अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है और यहाँ पर रिसर्च जारी है, जिस पर वो कहता है रिजल्ट कुछ भी हो पर फंड न मिलने की वजह से लैब बंद करना ही पड़ेगा। इसके बाद उदास होकर ट्रेवर अपने घर पहुँचता है। वहाँ उसे वॉइस मैसेज से पता चलता है कि आज मैक्स का बेटा शॉन उसके पास रहने के लिए आ रहा है। इतने में डोरबेल बजती है तो वो जाकर दरवाजा खोलता है जहाँ मैक्स की वाइफ अपने बेटे शॉन को लेकर पहुंच चुकी थी। वो दोनों से मिलता है। फिर मैक्स की वाइफ बताती है कि वो कहीं जा रही है, इसलिए शॉन 10 दिनों तक यहाँ रहेगा। इसके बाद वो ट्रेवर को अपने हस्बैंड मैक्स का एक रिसर्च बॉक्स भी देकर जाती है। ट्रेवर रूम में आता है और शॉन से कुछ देर बातचीत करने के बाद अपने भाई के उस बॉक्स को ओपन करता है। उसमें सामान के साथ उसके भाई की एक फेवरेट बुक भी मिलती है और उसका नाम होता है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसका राइटर था प्रोफेसर जूल्स और ये एक साइंस फिक्शन बुक थी। अब ट्रेवर जब उसे खोलकर देखने लगता है तो उसके भाई के लिखे हुए कुछ नोट्स मिलते हैं। उनमें 3 जगहों के बारे में लिखा होता है, मंगोलिया, बोलीविया और हवाई। इन नोट्स को देखने के बाद उसे कुछ याद आता है और वो शॉन को लेकर तुरंत लैब में पहुंचता है जहां पर वो कंप्यूटर में उन तीनों जगहों को देखता है। ये वही जगह है जहां पर ज्वालामुखी है और इस वक्त इन तीनों जगहों की वेदर कंडीशन ठीक वैसी है जैसे आज से 10 साल पहले थी और उसका भाई मैक्स भी 10 साल पहले अचानक गायब हुआ था। फिर वो कंप्यूटर में देखते हैं कि इन तीनों जगहों के अलावा एक और ऐसी जगह भी है जहाँ की वेदर कंडीशन बाकी तीनों जगहों से मैच कर जाती है और ये जगह होती है आइसलैंड। ट्रेवर अब आइसलैंड जाना चाहता है। वो शॉन को बताता है तुम्हारे डैड मैक्स और मैं हमेशा वॉल्केनिक ट्यूब्स के बारे में बात करते थे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ज्वालामुखी के अंदर वॉल्केनिक ट्यूब्स हों, यानी कि ऐसे रास्ते जिनके जरिए हम अर्थ के सेंटर तक जा सकते हैं। और इस बुक के अनुसार अर्थ के अंदर एक दूसरी दुनिया भी है। मुझे लगता है कि आज से 10 साल पहले मैक्स इसी रिसर्च पर आइसलैंड गया होगा और इस बुक में लिखी गई बात सच है, इसलिए अब मैं भी आइसलैंड जा रहा हूँ। ये सुनकर शॉन कहता है मैं भी आपके साथ जाऊंगा, लेकिन ट्रेवर नहीं मानता, पर उसके बार बार जिद करने पर वो मान जाता है। इसके बाद दोनों फ्लाइट से आइसलैंड की तरफ चल पड़ते हैं। फ्लाइट में ट्रेवर उस बुक को रीड कर रहा था तो पेज पर उसे एक आदमी का नाम दिखाई देता है जिसका नाम था प्रोफेसर सिगार्बियन। ये देखकर वो समझ जाता है कि शायद मैक्स की तरह ये भी कोई रिसर्चर होगा। तभी शॉन गूगल करके उस आदमी का नाम और पूरी डिटेल बता देता है, जिसके बाद वो सबसे पहले वहीं जाने का डिसाइड करते हैं। अब फ्लाइट से उतरने के बाद वो गाड़ी लेकर उस आदमी के घर तक पहुँचते हैं। उस घर में जाकर जब दरवाजा नॉक करते हैं तो उन्हें हैना नाम की एक लड़की मिलती है। वो कहते हैं कि हम सिगार्बियन सर से मिलने आए हैं। तो हैना बताती है कि मैं उनकी बेटी हूँ और उनको मरे हुए सालों बीत चुके हैं। फिर अंदर आने के बाद ट्रेवर जब बताता है कि वो इस बुक को फॉलो करते हुए यहाँ पहुँचा है और अपने भाई मैक्स के बारे में भी सब कुछ बताता है, तो हैना कहती है कि ये सारी चीजें बस थ्योरी हैं जिनका असल दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वो अपने फादर की भी एक सेम बुक दिखाते हुए कहती है मेरे फादर भी इसी थ्योरी पर काम करते करते मारे गए हैं और तुम्हारे भाई मैक्स भी उन्हीं लोगों में से एक थे जो बिलीव करते थे कि अर्थ के कोर तक पहुंचा जा सकता है। ट्रेवर कहता है मैं मेरे भाई की तरह प्रोफेसर होने के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी हूँ और अगर इतना दूर आया हूँ तो मैं एक बार उस जगह जरूर जाना चाहूंगा और यहाँ से कुछ दूर नॉर्थ में मुझे वॉल्केनिक ट्यूब्स होने के सिग्नल मिले हैं। तो हैना भी मान जाती है और कहती है कि मैं एक माउंटेन गाइड हूँ और तुम्हें वहाँ पर ले जा सकती हूँ, लेकिन मैं एक घंटे का चार्ज लूंगी। जिसके बाद वो इन दोनों की गाइड बनकर उनके साथ चल पड़ती है। आगे देखते हैं तीनों एक बड़े माउंटेन पर ट्रैकिंग करते हुए काफी ऊपर तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर ट्रेवर को एक वोल्केनो सेंसर मीटर मिलता है। ये सेंसर वोल्केनो की रीडिंग को नोट करता था, पर जैसे ही ट्रेवर उसे निकालने लगता है तभी वहाँ पर थंडर लाइटनिंग होने वाली होती है। हैना ये समझ जाती है और शॉन को लेकर एक खदान के अंदर चली जाती है। अब ट्रेवर उस सेंसर को जब निकालता है तभी वहाँ पर थंडर लाइटनिंग शुरू हो जाती है और वो उसे लेकर भागने लगता है। हैना कहती है वो सेंसर फेंक दो क्योंकि ये लाइटनिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ट्रेवर उसे गिराकर खदान के अंदर जंप लगा देता है, पर इतने में लाइटनिंग की वजह से खदान के सामने का ढलान धंस जाता है और खदान का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है, लेकिन वो अंदर किसी तरह बच जाते हैं। जिसके बाद हैना बैग से फ्लैशलाइट निकालकर सबको देती है। शॉन पैनिक हो जाता है कि अब वो यहाँ से कैसे निकलेंगे और यहाँ मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। तब हैना कहती है चट्टान
चट्टान के इतने सारे पत्थर हम हटा नहीं सकते, ये रास्ता बंद हुआ तो दूसरी तरफ जरूर खुलेगा। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और ट्रेवर सबसे आगे था, पर आगे बढ़ते हुए अचानक वो एक खाई में गिरने वाला होता है। तभी हेना उसे पकड़ लेती है और उसकी जान बचा लेती है। अब आगे एक बड़ा सा सुरंग होता है जिस पर हेना कहती है कि हमें कैसे भी करके यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा, शायद नीचे हमें रास्ता मिल जाएगा। इसके बाद बहुत मुश्किल से रस्सी के सहारे तीनों सुरंग के नीचे उतर आते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद कुछ दूर आगे बढ़ने पर हेना को एक बड़ा सा जनरेटर मिलता है और स्विच ऑन करते ही इस पूरे खदान के अंदर लाइट्स ऑन हो जाते हैं। यहाँ पर सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि खुदाई करते हुए सारे लोग यहाँ से भाग गए हों। अब खदान के और अंदर जाने के लिए वहाँ पर ट्रैक लगे हुए थे और साथ ही कुछ ट्रॉली भी थी जिन पर बैठकर वो आगे तक जा सकते थे। शॉन एक ट्रॉली में बैठ जाता है। इतने में हेना भी एक हैंडल कॉस्टर लाकर ट्रॉली से अटैच कर देती है। फिर तीनों आगे बढ़ने लगते हैं, पर देखते ही देखते ये रोलर कॉस्टर की तरह बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगती है, जिससे वो चिल्लाने लगते हैं और कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। तभी अचानक उन्हें आगे बढ़ते हुए ट्रैक डैमेज नजर आती है, जिससे वो घबराने लगते हैं। पर हेना कॉस्टर की स्पीड और बढ़ाने लगती है, जिससे वो डैमेज जगह पर पहुंचते ही जंप मारकर आगे निकल जाते हैं। लेकिन अब आगे जाते हुए उनकी ट्रॉली अलग हो जाती है और ये उनके लिए एक नई मुसीबत थी। तभी हेना देखती है कि उसकी ट्रैक आगे जाकर खत्म होने वाली है, इसलिए वो जंप मारकर ट्रेवर की ट्रॉली में आ जाती है। अब ये दोनों देखते हैं कि इस ट्रॉली का भी ट्रैक खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले हेना एक रस्सी निकालकर पटरी में फेंक देती है और दोनों जंप लगाकर ट्रॉली से उतर जाते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। वहीं शॉन का ट्रैक एकदम ठीक था, तो वो सही सलामत उनके पास आकर मिल जाता है। अब जहाँ पे उनकी ट्रॉली क्रैश हुई थी वहीं पर अंदर एक दूसरी जगह भी थी। इसके बाद वो अंदर चले जाते हैं और ये देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस जगह पर बहुत सारे अलग अलग डायमंड्स थे। शॉन कुछ डायमंड्स अपने बैग में ले लेता है, लेकिन ट्रेवर ये समझ जाता है और कहता है हम अभी उसी वोल्केनो ट्यूब के अंदर हैं जहाँ से वोल्केनो इरप्शन होता है, और यहाँ पर बहुत सारे डायमंड्स होने का मतलब है कि ये एक अबैंडन्ड माइन है और हम सब अर्थ के कोर के एकदम नजदीक हैं। लेकिन इतने में उन्हें महसूस होता है कि जहाँ वो खड़े हैं उसका सरफेस बहुत ही कमजोर है, थोड़ा सा भी वजन बढ़ने से वो सरफेस टूट सकती है। वो समझ जाते हैं कि सरफेस टूटने से पहले उन्हें धीरे धीरे पीछे जाना होगा और वो ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी शॉन के बैग से एक डायमंड नीचे गिर जाती है और देखते ही देखते सरफेस टूटकर वो नीचे गिरने लगते हैं। ये घबरा कर चिल्लाने लगते हैं और ये ट्यूब इतना गहरा था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। बहुत देर तक नीचे गिरने के बाद वो जाकर एक पानी के कुंड में गिरते हैं। इसके बाद वो किसी तरह पानी से निकलकर बाहर आ जाते हैं और बात करने लगते हैं कि यहाँ गिरने के बाद बच तो गए हैं, लेकिन फिर ऊपर कैसे जाएंगे। इतने में उनके सामने बहुत सारे चमकने वाले खूबसूरत पंछी उड़ते हुए आते हैं। वो एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि ऐसे पंछी उन्होंने कभी नहीं देखे थे। उनमें से एक पंछी आकर शॉन के सामने खेलने लगता है और वो उसे देखते ही रह जाते हैं। इसके बाद वो सारे पंछी एक सुरंग के जरिए बाहर निकलने लगते हैं, तो वो भी उनका पीछा करते हुए जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनके सामने बिल्कुल एक नई दुनिया होती है। ये देखकर ट्रेवर और हेना को पूरा यकीन हो जाता है कि मैक्स और हेना के पिता बिल्कुल सही थे। ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, यानी एक दुनिया के अंदर दूसरी दुनिया, और जूल्स की किताब में जो जो पिक्चर्स थी ठीक वैसी चीजें यहाँ भी हैं। ट्रेवर कहता है कि यहाँ जरूर कोई आया होगा और उसने सारी बातें जूल्स को बताई होगी, इसलिए उसने किताब लिखी, यानी कि यहाँ से कोई न कोई बाहर निकला है, और अगर वो बाहर निकल सकता है तो हम भी निकल सकते हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें एक ट्री हाउस मिलता है। इस ट्री हाउस के अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर ट्रेवर का भाई मैक्स रुका था। उन्हें बहुत सारे सामान के साथ मैक्स की एक डायरी और नोट्स भी मिलते हैं। वहीं बाहर हेना को एक बोतल मिलती है जिस पर मैक्स लिखा हुआ था। इसके बाद उसे मैक्स की बॉडी भी मिल जाती है। फिर ये बात वो जाकर ट्रेवर और शॉन को बताती है, और ये जानने के बाद दोनों मैक्स की मौत से बहुत दुखी होते हैं। मैक्स ने नोट्स में कुछ ऐसी बातें भी लिखी थी जो शॉन के लिए ही थी। ट्रेवर उसे पढ़कर सुनाता है, जहाँ मैक्स ने लिखा था कि मैं यहाँ पर एक अद्भुत खोज करने के लिए आया था, पर अब यहाँ पर फंस चुका हूँ। मेरे कैलकुलेशन के अनुसार शायद मैं अकेले बाहर नहीं जा सकता, और अब मैं अपनी जिंदगी किसी के साथ बांट भी नहीं सकता, पर मुझे बस अपने बेटे के साथ जीना था और उसे बड़ा होते हुए देखना था। आज मेरे शॉन का 3रा जन्मदिन है, बस मुझे एक बार उसे देखना था। ये शॉन के लिए उसके डैड के आखिरी शब्द थे, जो सुनने के बाद शॉन इमोशनल होकर बहुत रोता है। अब मैक्स के नोट्स से उन्हें पता चलता है कि यहाँ का टेम्परेचर कभी भी 200 डिग्री तक हो सकता है। शॉन मीटर देखकर कहता है कि यहाँ का टेम्परेचर 95 डिग्री है। ट्रेवर कहता है, जब हम यहाँ आए थे तब टेम्परेचर 82 डिग्री था, यानी टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और शायद एक दिन के अंदर टेम्परेचर 200 डिग्री तक पहुँच जाएगा। हेना फिर मैक्स के नोट्स आगे पढ़ती है, जिसमें लिखा था कि जूल्स की बुक के अनुसार उन्हें इस समुद्र के उत्तर दिशा से होते हुए जाना होगा। इसके बाद एक नदी से आगे बढ़ते हुए एक गुफा के अंदर गाइजर नाम से गर्म पानी का एक झरना है, जो ऊपर की तरफ उल्टा बहता है, यानी कि उससे वो तीनों अर्थ की सतह तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद वो वहां पहुंचने का एक प्लान बनाते हैं और सूखी घास और लकड़ी से एक बोट बनाने लगते हैं, और साथ ही धीरे धीरे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ना भी शुरू हो जाता है। पर इससे पहले कि टेम्परेचर और ज्यादा हो, ये तीनों बोट बनाकर यहाँ से निकल पड़ते हैं। बोट को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए वो मैक्स का पैराशूट यूज
यूज करते हैं जिससे वो यहाँ नीचे तक आया था। अब इनकी बोट समंदर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही होती है, लेकिन काफी दूर आगे जाने के बाद अचानक समंदर के खतरनाक मछलियाँ आकर इन पर हमला करना शुरू कर देती है, पर वो किसी तरह उनसे बचते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ समय के अंदर इसी समंदर के कुछ बहुत बड़े बड़े क्रिएचर आते हैं जो उन मछलियों को खाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ये अपनी बोट को उत्तर दिशा की तरफ मोड़ लेते हैं। तभी हवाएं इतनी तेज हो जाती हैं कि उनका पैराशूट जिस लकड़ी से बंधा हुआ था वो टूटना शुरू हो जाता है। ये देखकर शॉन पैराशूट की दोनों रस्सियों को पकड़ लेता है, पर वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता और ट्रेवर के पकड़ने से पहले ही वो पैराशूट के साथ उड़ के चला जाता है। इसके बाद शॉन की जब आंख खुलती है तो वो किनारे पर होता है। तभी वहाँ पर वैसा ही एक पंछी आता है जो यहाँ आने के बाद उन्होंने पहली बार देखा था। वो पंछी शॉन को रास्ता दिखाते हुए पहाड़ी दरारों के अंदर ले जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे उड़ने वाले पत्थर नजर आते हैं, यानी कि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से अलग है। शॉन समझ जाता है कि अगर यहाँ पत्थर उड़ सकते हैं तो आगे जाकर गर्म पानी का उल्टा बहता हुआ झरना भी होगा, लेकिन इस जगह को पार करने के लिए उसे गहरी खाई पार करनी होगी और पार करने का रास्ता सिर्फ वहीं उड़ते हुए पत्थर होते हैं। इसलिए वो बहुत केयरफुल होकर आगे बढ़ता है और अपनी जान बचाते हुए एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर जंप मारते हुए वो इस जगह को बहुत मुश्किल के बाद पार कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेवर और हेना को दिखाया जाता है जो किनारे तक पहुंच चुके थे और उन्हें शॉन की फिक्र हो रही थी। हेना कहती है, तुम चिंता मत करो, शॉन बहुत ही स्मार्ट लड़का है और वो हमारा प्लान जानता है, वो कैसे भी करके उत्तर दिशा तक पहुंच जाएगा। वो बात ही कर रहे होते हैं कि तभी हेना पर एक मांसाहारी पौधा हमला कर देता है और अपनी टहनियों से उसका गला दबाने लगता है। पर इससे पहले कि वो हेना को मार देता, ट्रेवर उस पौधे की टहनियों से लड़ने लगता है और आखिर में उस पौधे को जड़ से उखाड़ देता है। इसके बाद दोनों बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं शॉन आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ बहुत बड़े बड़े कंकाल होते हैं जो डायनासोर की तरह लग रहे थे। तभी उसे गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो डरकर एक चट्टान के बीच जाकर छुप जाता है। दूसरी तरफ ट्रेवर और हेना उस नदी तक पहुँच चुके होते हैं, जिससे आगे बढ़ते हुए उन्हें गाइजर नाम का झरना मिल जाएगा। उन्होंने सोचा था कि कैसे भी करके शॉन यहाँ तक पहुँच जाएगा, पर वो अभी तक नहीं पहुँचा होता, इसलिए ट्रेवर जाकर उसे ढूंढने वाला होता है। इस पर हेना कहती है कि मैं नदी पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, मुझे लगता है वो आसपास ही होगा, तुम जाकर उसे ढूंढ कर ले आओ। और फिर उसे प्यार से एक किस करती है, जिसके बाद वो शॉन की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं शॉन चट्टान के बीच छुप कर डर रहा था, पर अगले ही पल उस पर एक डायनासोर हमला कर देता है, जिससे वो चिल्लाता हुआ भागने लगता है और बचते हुए जाकर पत्थरों के बीच छुप जाता है। लेकिन इससे पहले कि डायनासोर उसे खा जाता, ट्रेवर वहाँ पहुंचकर उसकी आवाज सुन लेता है और पीछे से दीवार तोड़कर उसे किसी तरह निकाल लेता है। तब वो देखते हैं कि उनके सामने वही गाइजर है और वो उसी दिशा में भागना शुरू कर देते हैं। डायनासोर उनके पीछे होता है और इस दौरान ट्रेवर समझ जाता है कि जिस जमीन पर वो भाग रहे हैं उसकी सरफेस बिल्कुल पतली है, इसीलिए वो शॉन को दूसरी तरफ भागने के लिए कहता है और डायनासोर को पीछे दौड़ाने लगता है। अब डायनासोर जब ट्रेवर तक पहुंचने ही वाला होता है, तभी जमीन नीचे से धंस जाती है और डायनासोर खाई में गिर जाता है, पर ट्रेवर किसी तरह चट्टान पकड़कर बच जाता है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हुए उस नदी तक पहुंच जाते हैं जहां पानी लगातार गर्म हो रहा होता है। अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक बोट की जरूरत होती है। तभी हेना एक डायनासोर के सिर के कंकाल को बोट बनाकर ले आती है। फिर वो तीनों वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, पर कुछ दूर जाते ही एक ढलान आती है जिससे बोट अनकंट्रोल होकर तेजी से जाने लगती है। फिर पानी भी वहाँ खत्म हो जाता है और उनकी बोट एक गहरी खाई से नीचे गिरकर चट्टानों के बीच फंस जाती है। इसके बाद उन्हें नीचे उबलता हुआ लावा दिखाई देने लगता है, जिससे वो डर जाते हैं कि अब क्या होगा। ट्रेवर कहता है कि हम लेट हो गए हैं और गाइजर खत्म हो चुका है। असल में गर्म पानी के उल्टे बहते झरने का मतलब ये था कि जब लावा में पानी पड़ता है तो लावा ऊपर की तरफ बहुत प्रेशर से गैस छोड़ता है और उसमें इतनी पावर होती है कि बड़ी से बड़ी चीज भी बाहर निकल जाती है। लेकिन अब यहाँ पर पानी 2-3 घंटों बाद ही आएगा, तब तक हम गर्मी से मर जाएंगे। तभी हेना देखती है कि दीवार से पानी रिस रहा होता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि दीवार के उस तरफ बहुत सारा पानी है। ट्रेवर चेक करता है तो दीवार की दरारों में मैग्नीशियम भी होता है, जिसे आसानी से ब्लास्ट किया जा सकता है। इसके बाद ट्रेवर बैग से फ्लेयर लाने के लिए कहता है और बहुत मुश्किल से किसी तरह उन मैग्नीशियम को ब्लास्ट कर देता है, जिससे दीवार टूटकर वहाँ से बहुत सारा पानी आकर लावा में गिरता है और पानी गिरते ही वहाँ पर बहुत प्रेशर वाली स्टीम क्रिएट होती है, जिससे उनकी बोट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है और बोट इतनी तेज होती है कि कुछ ही देर में वो बिल्कुल वॉल्केनिक इरप्शन की तरह धरती से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद वहाँ से नीचे गिरकर इनकी बोट बहुत तेजी से एक ढलान जहाँ किसी किसान का खेत होता है उससे स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगते हैं और अगले ही पल ये उसी किसान के घर पे जाकर टकरा जाते हैं। किसान अपने फसलों के नुकसान देखकर बहुत दुखी होता है और इन पर इटालियन भाषा में चिल्लाने लगता है और इसकी भाषा से वो समझ जाते हैं कि ये इटली देश में बाहर निकले हैं। इसके बाद शॉन अपने बैग से एक डायमंड निकालता है जो वो नीचे अबैंडन्ड माइन से लेकर आया था और वो डायमंड उस किसान को दे देता है, जिसे देखकर किसान बहुत खुश हो जाता है और कहता है तुम कभी भी आकर मेरे खेतों में स्लाइड कर सकते हो। अब उस बैग में और भी बहुत सारे डायमंड्स होते हैं जो शॉन लेकर आया था, यानी कि इन्होंने न सिर्फ एक नई दुनिया को डिस्कवर किया बल्कि अब ये बहुत अमीर भी हो गए हैं। यहाँ पर हेना और ट्रेवर एक दूसरे को किस
करते हैं और बहुत खुश होते हैं क्योंकि इस मुश्किल सफर के दौरान उन्हें एक दूसरे से प्यार हो चुका था। अब कहानी के आखिर में देखते हैं कि ट्रेवर अपने भाई की लैब जो फंडिंग न मिलने की वजह से बंद होने वाली थी उसे दोबारा शुरू करवा देता है। फिर शॉन जब वापस घर जा रहा होता है तो ट्रेवर उसके डैड की एक और बुक उसे देता है जिसका नाम होता है लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस और उसे कहता है कि अगर तुम क्रिसमस वेकेशन पर कहीं नहीं जा रहे हो तो हम एक और एडवेंचरस जर्नी के लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ वो देखते हैं कि शॉन ने वो पंछी जिसने उसे रास्ता दिखाया था वो उसे भी साथ लेकर आ गया था और इसी सीन के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे एक और मजेदार कहानी के साथ।